Hello student, welcome to my channel, the basic lesson of philosophy, or you can even say logic. So today I'm going to discuss with you the concept of proposition. So the proposition is a very important concept in logic. It has a very significant position in this paper. So let's come and understand and clear the concept what proposition is. स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को प्रोपोजिशन का कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और लॉजिक में प्रोपोजिशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है, बहुत ही अहमियत रखता है। हम अगर ये समझ लें कि अगर लॉजिक कोई एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, वही सेंटेंस एक्चुअली में प्रोपोजिशन कहलाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ प्रोपोजिशन। A proposition is a statement which is either true or false। यानी कि proposition क्या है? एक statement होता है जो या तो true हो सकता है या फिर false भी हो सकता है। For example, all poets are imaginative। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल पोइट्स आर इमेजिनेटिव। दैट मीन्स जितने भी पोइट्स हैं वो सारे इमेजिनेटिव होते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को या तो सही मानेंगे या गलत मानेंगे। अब आप बताएं, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, आपको लगता है ये सही है ना? तो ऑब्वियसली ये या तो ये प्रोपोजिशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हमारे हिसाब से ये प्रोपोजिशन क्या हो रहा है? ये प्रोपोजिशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अब इसी के साथ हम आपको एक और सेंटेंस या डेफिनेशंस के ज़रिए समझाने जाएंगे कि प्रोपोजिशन है क्या। ओके, यहाँ पे मैं एक दूसरे बिल्कुल स्लाइटली ज़रा सा हट के डेफिनेशन बता रही हूँ, ज़रा सा डिफरेंट है वो, और देखा जाए तो वही मतलब है एक्चुअली में। जो मैंने आप लोगों को आर्ग्यूमेंट में समझाया वही चीज़ यहाँ पे भी है। सो व्हाट अ प्रोपोजिशन इज़। Okay, a proposition is the constituent part of an argument which is called premise or conclusion। तो सिंपल है कि proposition है क्या? Proposition is the constituent part of an argument। argument का constituent part है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? premise and conclusion। नीचे में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। तो ये एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए रखा है मैंने यहाँ पे कि अब बहुत ही सिंपल है। हम सिंपल एक, जैसे मैंने भी पहले डेफिनेशन में आपको एक सिंपल सेंटेंस दी थी ऊपर वाली, अब उसको मैंने आर्ग्यूमेंट की शक्ल में आपको सामने रखा है। फॉर एग्जांपल, ये ऑल पोएट्स आर इमेजिनेटिव, ये हमारा प्रेमिस है, ठीक है। शेक्सपियर इज़ अ पोएट, ये भी हमारा प्रेमिस है, राइट। और जब हम लोग नीचे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या है, ठीक है। तो ये साइन हमारा जो है इसको कहते हैं देयरफॉर। ये जो 3 डॉट होते हैं ये होता है कंक्लूजन, देयरफॉर। सो देयरफॉर शेक्सपियर इज़ इमेजिनेटिव, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास 2 प्रोपोजिशन है, जो प्रेमिस है और जो लास्ट में हमने देयरफॉर में लिया, जो आखिरी स्टेटमेंट है, जो लास्ट प्रोपोजिशन है, वो हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि प्रोपोजिशन है कि लॉजिक में प्रोपोजिशन को सिंपल हम जान ले तो लॉजिक के सेंटेंस को प्रोपोजिशन कहते हैं। और यही प्रोपोजिशन जो है हमें हेल्प करता है आर्ग्यूमेंट फॉर्म तैयार करने में, यानी कि आर्ग्यूमेंट को तैयार करने में। और आर्ग्यूमेंट के जो फॉर्म है वो किस पर डिपेंड, किस तरह बनते हैं? तो आर्ग्यूमेंट जो है वो कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रेमिस और कंक्लूजन के रिलेशन से। तो ये देख लिया हमने कि यहाँ पे ये 2 प्रेमिस हैं और इन दोनों प्रेमिस की मदद से हम कंक्लूजन तक आ रहे हैं। So this statements or this statement is actually proposition. This statement is also proposition, but they are called premise when we are forming an argument. ओके और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंपल सेंटेंस का यूज़ जहाँ हो तो वो हमारे लिए सिंपल है कि हम उसे प्रोपोजिशन ही कहेंगे, पर जब हम आर्ग्यूमेंट की शक्ल में इसको तैयार करेंगे तब ये प्रेमिस और कंक्लूजन मेंशन्ड है कि हाँ ये प्रेमिसेस हैं और ये कंक्लूजन है। अदरवाइज सिंपली हम इसे एज अ प्रोपोजिशन ही मानेंगे, तो ये एक प्रोपोजिशन ही होगा,
ठीक है। अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोपोजिशन जो है इसके पार्ट्स क्या हैं और इसके रूल्स क्या हैं। तो इसके आगे मैं बताती हूँ कि प्रोपोजिशन किस तरह तैयार होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा और जानते हैं कि प्रोपोजिशन किस तरह काम करता है। अ प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट इन विच समथिंग इज़ अफर्म्ड और डिनाइड। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ अफर्म्ड या डिनाई होता है। ठीक है, अफर्म्ड और डिनाई व्हाट। सो अ प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट इन विच समथिंग इज अफर्म्ड और deny certain thing, and as a result the statement is accepted either as true और as false। यानी कि कोई कोई किसी भी चीज़ के बारे में वो स्टेटमेंट में अफर्म किया जाए या डिनाई किया जाए, और एज अ रिज़ल्ट और उस स्टेटमेंट को हम लोग या तो एक्सेप्ट करते हैं एज अ ट्रू या फिर एक्सेप्ट करते हैं एज फॉल्स। ठीक है, तो प्रोपोजिशन क्या काम कर रहा है कि प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बातें जो हैं या तो मानी जाती है या कुछ बातें जो हैं जिससे नहीं मानी जाती। कुछ बातें जो हैं जिससे को इनकार करते हैं कि हाँ वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। तो जब इस तरह से सेंटेंस होता है, यानी कि अगर उसमें कोई चीज़ अफर्म्ड हो रही है तो वो ट्रू टेक लिया जाता है, और जब हम देखते हैं कि उसमें कोई चीज़ अफर्म नहीं हो रही बल्कि वो डिनाई की जा रही है तो उस प्रोपोजिशन को हम लोग एज अ फॉल्स प्रोपोजिशन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग नीचे आएँ, देखिए एग्ज़ाम्पल में क्या है। सो मैन आर मॉर्टल। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे मैन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन उस जिस सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली जा रही हो तो वो बन जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोपोजिशन जो है दो इम्पॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड है, राइट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ही रिलेशन पे एक प्रोपोजिशन तैयार होता है। तो देख लें हम लोग दूसरा एग्जांपल क्या है, हरी इज़ नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हरी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और नॉट ऑनेस्ट जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। तो अब पहले सेंटेंस में हम लोग वापस आते हैं कि पहले सेंटेंस में जो बात बोली जा रही है हम इसे क्या कंसिडर करेंगे। तो पहले सेंटेंस में ये कहा जा रहा है मैन आर मॉडल, राइट, और मैन आर मॉडल, यानी कि इस बात को हम लोग क्या मानेंगे, हमें इसे एज अ ट्रू एक्सेप्ट करना है या एज अ फॉल्स। ऑब्वियसली हम इसे एज अ ट्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रोपोजिशन की वैल्यू हमें एज अ ट्रू ही लग रही है तो हम इसे एज अ ट्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, हरी इज़ नॉट ऑनेस्ट। ये क्लियर है कि ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन जो बात बोली जा रही है वो है हमारा प्रेडिकेट। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हरी के बारे में जो बात बोली जा रही है वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो डिनाइड है, उस बात को डिनाई किया जा रहा है। तो इसलिए उस कंसेप्ट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एज फॉल्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोपोजिशन में जो जैसे हमने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं उस तरफ कि प्रोपोजिशन के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसे जाने, द कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ अ प्रोपोजिशन। ओके, हम लोग देखते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्ट है क्या प्रोपोजिशन का। तो प्रोपोजिशन के कंस्टिट्यूएंट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है ये है सब्जेक्ट। ठीक है, और जो बात बोली जा रही है वो है प्रेडिकेट। लेकिन इन दोनों को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है ये है मेन कनेक्टर। ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं ये वर्ब की शक्ल में, तो हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में ही ये वर्ब यूज़ होता है। तो इस प्रेजेंट फॉर्म वर्ब को या फिर ये कहें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है उसे कहते हैं कॉप्यूला। ठीक है, सो द मोस्ट important or the most constituent part of a proposition is subject, copula and predicate। तो मेजरली इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, कॉप्यूला एंड प्रेडिकेट। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वांटिटी की कंडीशन के ऊपर ही ये डिसाइड होता है कि सब्जेक्ट जो है वो
वहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होगा, सब्जेक्ट जो है वो कितनी उसकी क्वांटिटी है, उस हिसाब से वहाँ पे क्वांटिफायर यूज़ होता है। तो ये जो क्वांटिफायर वाला कनेक्शन है, मैं ये आप लोगों को समझाऊंगी फोरफोल्ड स्कीम के अंदर, जिस बेसिस पे 4 प्रोपोजिशन डिवाइड होते हैं और लॉजिक के 4 इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन को एक कंप्लीट फॉर्म दिया जाता है, और पूरे लॉजिक में वही 4 प्रोपोजिशन ही यूज़ होते हैं। ओके, नाउ नेम ऑफ प्रोपोजिशंस में हम लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 4 लेटर्स लिखे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये वॉवल्स हैं, AEIO, यू नहीं है, राइट। तो ये जो 4 वॉवल्स हैं, एक्चुअल में ये 4 प्रोपोजिशन के नाम हैं। ओके, तो ये क्या है, एक पहला प्रोपोजिशन है ए प्रोपोजिशन, दूसरा है ई प्रोपोजिशन, तीसरा है आई प्रोपोजिशन और चौथा है ओ प्रोपोजिशन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ कि ये प्रोपोजिशंस कैसे क्लियर होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने प्रोपोजिशन के ठीक साथ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, राइट। ए प्रोपोजिशन जो है वो हमेशा याद रखें कि ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑल क्वांटिटी के बारे में बात होती है। ई प्रोपोजिशन भी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात को डिनाई किया जा रहा है। ठीक है, ए प्रोपोजिशन में उसके पूरे मेंबर्स को अफर्म करते हैं, सब्जेक्ट के पूरे मेंबर्स को अफर्म करते हैं। ठीक है, ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट के पूरे मेंबर्स को डिनाई करते हैं। आई प्रोपोजिशन में पूरे को नहीं बल्कि सम सब्जेक्ट्स के बारे में बातें जो है अफर्म होती हैं, और ओ प्रोपोजिशन में कुछ बातें जो हैं वो, ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, तो वो बातें डिनाइड होती हैं। तो देख लें हम लोग, क्लियर है कि यहाँ पे पहला वाला जो है वो अफर्म है, दूसरा प्रोपोजिशन जो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, नो मैन आर ऑनेस्ट, ये है नेगेटिव प्रोपोजिशन, यानी कि यहाँ पे ये डिनाइड हो रहा है। फिर हम लोग आते हैं आई प्रोपोजिशन पे, सम मैन आर डिलिजेंट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट के सम मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये अफर्म्ड हो रहा है, बात हो रही है, इसको माना जा रहा है, तो इसलिए ये अफर्म्ड है। लेकिन ठीक हम आएंगे जब ओ प्रोपोजिशन पे, सम मैन आर नॉट डिलिजेंट, तो क्लियर है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स को माना नहीं जा रहा है, यानी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा डिनाइड। तो इस तरह हम देख रहे हैं लॉजिक के अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, इन चारों प्रोपोजिशन में डिवीजन ये आ रहा है कि पहला प्रोपोजिशन जो यूनिवर्सल है वो अफर्म्ड होता है, दूसरा जो यूनिवर्सल नेगेटिव है वो डिनाइड हो रहा है, तीसरा है पर्टिकुलर, यानी कि सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स को हम लोग अफर्म कर रहे हैं, तो इसलिए पर्टिकुलर में अफर्म्ड है, और चौथा है ओ प्रोपोजिशन, इसलिए वो पर्टिकुलर में डिनाइड है। आगे बताएंगे, मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी, यानी कि किस किस रिलेशन के बेसिस पे प्रोपोजिशन डिवाइड होते हैं, कंडीशंस के रिलेशन पे है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के रिलेशन पे है। तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि प्रोपोजिशन पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसकी कंडीशंस एंड क्लासिफिकेशंस को क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर ऑल, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आई वुड लव टू हेल्प यू, एंड दिस इज़ माई मिशन टू हेल्प यू ऑल for at least those students who are very much puzzled with this subject, with the paper logic or even for the philosophy. So please like it, share it and subscribe it. अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपने क्लासमेट्स में भी शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि कंसेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. Thank you, best of luck to all.